बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला पी एगलर की मरियम नवाज़ से मुलाकात हुई है। इससे पहले यही खातून 24 सितंबर को बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मिली थी। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की है। ये अपोजिशन के लोगों से क्यों मिल रहे हैं? बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ये फजल रहमान साहब से भी मुलाकात करें और कुछ और अपोजिशन लोगों से भी मुलाकात करें। अमेरिकन को हुआ क्या है और प्रॉब्लम क्या है, और ये अपने उन नॉर्म्स को क्यों ब्रेक कर रहे हैं? वो जो उसूल इनके हैं उनको ये ब्रेक क्यों कर रहे हैं कि सज़ा याफ्ता पॉलिटिशियन से नहीं मिलना या उनसे अपने आप को दूर रखना है। नॉर्मली जो है वो मगरबी ममालिक के जो डिप्लोमेट्स हैं वो इसी तरह करते हैं कि वो अपने आप को दूर रखते हैं सज़ा याफ्ता पॉलिटिशियन से या सज़ा याफ्ता मुजरमों से। लेकिन यहाँ पे ये मुलाकातें हो रही हैं। इनके पीछे रीज़न क्या है और इसकी टाइमिंग क्या अहमियत रखती है? उससे पहले कुछ लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि अमरीकी, आप इसको सफ़ीर नहीं कहते, आप इसको नायब सफ़ीर कह लें या निचले दर्जे का सफ़ीर कह लें, उसकी मुलाकात जब मरियम नवाज़ से होती है तो इसका मतलब है कि मरियम नवाज़ को चुन लिया गया है और वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म होंगी। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है बहुत सारे लोगों की जानिब से, दानिश्वरों की जानिब से, क्योंकि वो लोग मगरब ज़ादे हैं। उनको ये लगता है कि मगरब आज भी मशरिक़ को कंट्रोल करता है। उनको लगता है कि इक़्तिदार आला जो है वो अल्लाह ताला के पास नहीं है, क्योंकि हमारे आइन में तो यही लिखा हुआ है। उनको लगता है कि वो अमेरिका के पास है और अमेरिका पाकिस्तान के फैसले करेगा कि क्या होना है और क्या नहीं होना। तो वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको इंजॉय कर रहे हैं। और क्योंकि मगरब का एक तसल्लुत उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है, इनमें बेशतर मगरबी ममालिक से ही पढ़ कर आए हैं और अपनी तारीख़ के बारे में उनको आइडिया नहीं है, ना कभी उन्होंने उसको स्टडी करने की ज़हमत की है। लिहाजा उनको ये लगता है कि अमरीकी नाज़िमुल उमूर के मिलने से पूरा का पूरा फ़ज़ा जो है वो बदल जाएगी, हालात तब्दील हो जाएंगे और PMLN के अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या वजूहात हो सकती हैं कि इस वक्त अमरीका या उसके ओहदेदारान जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनका झुकाव अचानक गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से अपोजिशन की तरफ हो गया है और वो अपोजिशन के लोगों से लगातार मुलाकातें कर रहे हैं और वो अपोजिशन को जानना चाहते हैं कि ये हमारे लिए क्या करेंगे। बेसिकली माजी में इस अपोजिशन ने उनके लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं। मैं सिर्फ एक वाक़या आपको बता देता हूँ। रेमंड डेविस को जब लाहौर में गिरफ्तार किया गया, मैं वहाँ मौजूद था मौके पर, हादसाती तौर पर मैं वहाँ मौजूद था। गोलियाँ चलने की मैंने आवाज़ सुनी। जब मैं पहुँचा तो ये शख्स भाग रहा था। इसके पीछे कुछ सिक्योरिटी के लिए दीगर लोग आए, उन्होंने कुछ और लोगों को मार दिया और उसके बाद वो लोग भाग गए वहाँ से। और मेरे कैमरामैन ने भागती हुई गाड़ियों में से एक गाड़ी की फिल्म भी बना ली थी। बाद में रेमंड डेविस गिरफ्तार हो गया अगले चौक में जाके। और उसके बाद जितनी मेहनत की पीपल्स पार्टी ने, जितनी मेहनत की PMLN ने, बल्कि मुस्लिम लीग नून के वज़रा तक मुतहर्रिक थे पंजाब हुकूमत के, इन्होंने पूरी कोशिश की, सारे ख़ानदानों को बिठाया। शुगर माफिया वालों ने पैसे दिए, जो दियत के पैसे थे शुगर माफिया वालों ने दिए। और वो आपको पता क्या हुआ? वो जितने लोगों ने दियत के पैसे लिए थे ना, वो उन सब के गले का फंदा बन गए। उनमें बेशतर मर चुके हैं, अभी तक एक दूसरे को कत्ल कर चुके हैं, कोई जेल में भी जा चुका है। वो बेड़ा गर्क कर दिया उन पैसों ने, उन दोनों खानदानों का। जिन जिन लोगों ने वो पैसे लिए थे उनके साथ क्या हुआ, उसके ऊपर एक अलग वीडियो में आपको करके बताऊंगा कि उनका अंजाम क्या हुआ। बहरहाल रेमंड डेविस को इन्होंने जिस तरह वफादारी के साथ निकाला और निकाल के अमेरिका पहुंचाया, तो अमेरिकन जानते हैं कि ये पार्टीज़ और ये लोग कितने वफादार हैं। उस वक्त सिर्फ एक बंदा अड़ गया था हुकूमत में, जिसका नाम था शाह महमूद कुरैशी, और उसने इस्तीफ़ा दे दिया था इस मामले के ऊपर, या इसको बहाना बनाकर। लेकिन शाह महमूद कुरैशी इसमें से निकल लिए थे। बाकी सारे लोग अमेरिका को अपनी वफादारी का यकीन दिला रहे थे। अमेरिकन क्यों इस वक्त अपोजिशन की तरफ अपना झुकाव बढ़ा रहे हैं? क्योंकि इस हुकूमत से वो मायूस हो गए। इमरान खान साहब से वो मुकम्मल तौर पे मायूस हो चुके हैं कि ये आदमी हमारी कोई बात नहीं मानेगा। 3-4 ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब से तवक्को करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब उनको देते नहीं हैं। यानी CPEC के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि यहाँ पे चाइना को उस लेवल की एक्सेस ना दी जाए इन मुल्कों में, जो एक्सेस कल को चाइना को सुपर पावर बनने में मदद करे। ये बात पाकिस्तान अमेरिका की नहीं मान रहा। दूसरा, अफ़गानिस्तान में जो नाकामी है अमेरिका की, उसके लिए वो इमरान खान को ज़िम्मेदार समझते हैं, जिन्होंने जाके डोनाल्ड ट्रंप को ये पट्टी पढ़ाई कि जनाब निकलो यहाँ से। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मुआहदा कर लिया उनके कहने पे, और मुआहदा करने के बाद जिस तरीके से अमेरिकन वहाँ से निकले हैं, उसके लिए वो इमरान खान को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। फिर अड्डों के उसूल में नाकामी, यानी अब वो जाके सेंट्रल एशिया के मुल्कों से मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें अड्डे दे दिए जाएँ,
जबकि पाकिस्तान उनको अड्डे देने से एब्सोल्युटली नॉट कह के साफ इनकार कर चुका है। तो ये एक और उनको मायूसी है इमरान खान से। इस नाकामी के पीछे भी यही आदमी है। चीन और ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की हमायत का हुसूल नहीं हो पा रहा। वो चाइना के खिलाफ या ईरान के खिलाफ कुछ भी करना चाहें तो यहाँ पाकिस्तान की एक खामोश हमायत भी उनको नहीं मिल रही। ये भी एक नाकामी है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान को मुदाखलत पे उन्होंने बहुत ज़्यादा राज़ी करने की कोशिश की कि हमारी मर्ज़ी की मुदाखलत आप अफगानिस्तान में कर दें और हमें फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें दें। उस पर इनकार हुआ, फिर वो एक नाकामी है। इस वक्त अमेरिका इस खित्ते में इमरान खान को अपने मफादात का एक दुश्मन समझता है। और ये तो एक नाज़मुल उमूर की बात मैं आपको बता रहा हूँ ना। अमेरिकी CIA का चीफ, अमेरिकन कोई छोटा मोटा ऑफिसर भी आ जाता था ना, कोई गया गुजरा 3rd क्लास, तो उसको भी साबिक वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान जो हुआ करते थे वो लाल कलर की टाई पहन के और बेहतरीन सूट बूट पहन के बड़े उनको बाहर से जाके रिसीव करके ला के मिलते थे बड़े एहतमाम के साथ। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, उनका CIA का चीफ आया और उससे ये कहकर मिलने से इनकार कर दिया कि भाई मेरा इससे क्या काम है, जाके ISI के चीफ से मिलो। और फिर उसको ISI के चीफ से उसकी मुलाकात करवाई। तो इस तरह का वज़ीर आज़म उनको सूट नहीं करता, इस तरह का बंदा उनको सूट नहीं करता। तो अब वो मुलाकातें कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी क्या वो सारी चीज़ें अमेरिका को दिला सकते हैं हुकूमत मिलने की सूरत में, जिन चीज़ों की अमेरिका को ज़रूरत है। तो एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका भी इस खित्ते में एक गेम खेलेगा, और वो गेम क्या होगी, उसमें वो क्या करेगा, इस पर गौर कीजिएगा। एक तो हर हाल में वो इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना चाहेंगे क्योंकि इमरान खान उनको सूट नहीं करता। वो चाहेंगे पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग करेंगे अपोजिशन की पार्टीज़ को ताकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को शिकस्त हो। फिर इदारों पर धांधली के लिए दबाव डालेंगे। वो हमारे इदारों पर इन्फ्लुएंस रखते हैं और बड़ा ठीक ठाक अमेरिकन का इन्फ्लुएंस रहा है माजी में और आज भी है। वो ये कोशिश भी करेंगे, अपना असर रसूख भी इस्तेमाल करेंगे और हालात और हुकूमत को नाकाम साबित करने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाएंगे। यानी पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लग सकती हैं, पाकिस्तान पे दबाव डाला जा सकता है, माशी दबाव डाला जा सकता है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई में इजाफा हो सकता है और अफगानिस्तान में इस किस्म के इकदाम किए जा सकते हैं। उनकी इमदाद को रोक के पाकिस्तान के डॉलर को मज़ीद ऊपर ले जाया जा सकता है। हमारी करेंसी डीवैल्यू होने से हमें और मार पड़ेगी। तो अमेरिका इस किस्म के इकदाम अगले चंद महीनों में कर सकता है जिससे वो इमरान खान साहब की हुकूमत को इंतहाई बुरी सूरत हाल में लाकर पाकिस्तान में री इलेक्शन का बंदोबस्त कर दे। और पाकिस्तान में री इलेक्शन एक हादसे या एक वाकई की वजह से भी हो सकते हैं, खुदा न खास्ता, लेकिन ये अमेरिकन मफादात के ऐन मुताबिक है। अब उससे पहले अमेरिकन मुलाकातें कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जिनकी उनको मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ेगी और जो माजी में बहुत वफादारी से उनके लिए काम करते रहे हैं। ये अमेरिका ही था जिसने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वापसी, NRO, फिर दोबारा हुकूमत में आना, ये सब राह अमेरिका ने हमवार की थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अमेरिका के साथ जो चीज़ें तय थीं उनसे दूर चली गई। बाद में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गई और फिर आसिफ अली जरदारी साहब आ गए। उनके लिए भी रास्ता अमेरिका ने बनाया था। मगर अभी बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब माजी के इन दो सियासी ख़ानदानों को एक दफ़ा फिर शिकस्त दे सकेंगे? क्या अवाम के अंदर उनकी उतनी पजीराई रहेगी? उसके लिए बड़े बड़े सवाल तो ये हैं कि उनके वज़रा और उस्मान बुज़दार ख़ास तौर पे, ये लोग क्या इमरान खान को इस काबिल छोड़ेंगे कि वो अगले इंतखाबात में इन दो बड़ी जमातों के साथ जिनको आलमी सतह पर भी सपोर्ट हासिल होगी उनको शिकस्त दे सके? तो ये एक मुश्किल चीज़ नज़र आ रही है। उसके लिए अगले 2 साल, पौने 2 साल जो रह गए हैं उसमें बेशुमार काम करना पड़ेगा इमरान खान को, लेकिन मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। क्या आपने एक चीज़ पे गौर किया है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जितने सहाफ़ी दानिश्वर जो PMLN को सपोर्ट करते हैं वो आजकल उस्मान बुज़दार को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके लिए प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अल्फाज बोल रहे हैं। उनकी बैड गवर्नेंस के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। हर जगह पे बात करेंगे लेकिन इस पे बात नहीं करेंगे उस्मान बुज़दार पे, जिनकी कारकर्दगी सबसे ज़्यादा मायूस कुन है। क्यों? ये डेलिबरेटली है, क्योंकि ये वो आदमी है जो PMLN को पंजाब में कामयाबी दिलवाएगा। इसका नाम है उस्मान बुज़दार। तो यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। जंग या जियो या द न्यूज़ एक ही ग्रुप है, इन्होंने एक खबर तो ये दी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इंटरव्यूज़ करेंगे उन 3 लोगों के, उन 3 जर्नल्स के, जिनमें से एक को DG ऐसे ही लगाया जाएगा। और इसकी तरदीद की है। वैसे उन्होंने कहा कि मुलाकातें करेंगे, हुकूमत ने कहा। तो मुलाकात करना, बातचीत करना, रस्मी तौर पे देखना कि कौन आदमी कैसा है, ये वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है, क्योंकि उन्होंने ही फैसला करना है कि इन तीनों में से किसको लगाना है।
मुमकिन ये है कि जिनका नाम पहले आ चुका है वही फाइनल हो जाएंगे। लेकिन एक और बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी अखबार ने यह भी लिखा है कि कोई समरी आई ही नहीं अभी तक। यानी जंग अखबार ने यह खबर भी दी है कि वज़ीर आज़म को कोई समरी मिली ही नहीं। एक ये खबर भी दी है कि समरी के अंदर जो 3 नाम है उनके इंटरव्यूज लिए जाएंगे। तो मीडिया भी एक अजीब बौखलाहट का शिकार है और अजीब किस्म की अफवाहें फैलाने में इस वक्त मसरूफ़ है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये चीज़ें तय हो जाएंगी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक फ्लॉ था और एक टेक्निकल नुक्ता था जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने रजिस्ट किया और उस पर वो चीज़ें अब सेटल हो गई हैं। जो लोग ये कहते थे कि ये कठपुतली है, सेलेक्टेड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको जाके मुंह धो लेना चाहिए और शीशे में अपने आप को देखना चाहिए। क्योंकि अगर वो सिलेक्टेड होते, कठपुतली होते, तो वो फ़ौरन साइन कर देते, वो जो कहा जाता वैसे ही कर देते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पहली दफ़ा कोई चीज़ उसूल के खिलाफ होने जा रही है, मैं रजिस्ट करूंगा और उसूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक करूंगा। दैट्स गुड। यही तरीका है पाकिस्तान के आगे बढ़ने का। और पाकिस्तान के इदारे भी, मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन ऐसा नहीं लगा रहा, उन्होंने भी बड़ा आइन और कानून का एहतराम किया है। इस वक्त की जो मिलिट्री क़यादत है, उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि वो किसी भी पॉलिटिक्स में या किसी भी तनाज़े के अंदर अपने आप को ना पड़ने दें। हालांकि उनको पॉलिटिकल पार्टीज घसीटती रहीं कि बीच में आओ, लेकिन वो निकलते रहे। अब आखिर में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको बताऊं कि ये जो नैब का नया ऑर्डिनेंस आया है ना, ये कितनी बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। ज़रा ये खबर आप सुने। आसिफ अली जरदारी साहब के जो वकील हैं, उन्होंने नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर बरी होने की दरख्वास्त दे दी है, इस्तदा कर दी है। यानी आप अंदाज़ा करें कि फारूक एच नाइक जो आसिफ अली जरदारी साहब के वकील हैं, अब पीपल्स पार्टी सारा दिन नैब के नए ऑर्डिनेंस को गालियां देते हैं, बुरा कहते हैं, ये कहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस आना ही नहीं चाहिए था, हम इसके खिलाफ रजिस्ट करेंगे, इसके ऊपर सियासत करते हैं सारा दिन। और अदालत के अंदर इसी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर वकील ने यह नुक्ता उठाया, और वकील भी कोई आम वकील नहीं है, वो सियासतदान है। फारूक एच नाइक सियासतदान है, बहुत करीबी हैं जरदारी साहब के, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के भी करीबी थे। उन्होंने कहा कि जनाब इस ऑर्डिनेंस की बुनियाद के ऊपर, जिसको हम गलत समझते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब को बरी कर दिया जाए। तो ये इससे बढ़ के कोई हैरान कुन या मुनाफकत वाली बात हो नहीं सकती कि एक कानून को आप तस्लीम ही नहीं करते और उसी कानून के तहत आप रिलीफ मांगते हैं। मैंने आपसे कहा था, पहले कहा था कि बहुत सारे सियासतदान, अपोजिशन के लोग, मैं बड़ा क्लियरली आपको कह के गया था कि सबका महबूब कानून होगा आने वाले वक्त में। कौन कौन कैसे कैसे बच जाएगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें जो लोग बच जाएंगे, जिनके फैसला साजी के ऊपर नैब पूछ नहीं पाएगा कल को, वो बहुत सारे सूबाई वफाकी काबीना कमेटियाँ, झेली कमेटियाँ, काउंसलर्स, फिर कौंसल्स, कमीशंस और बोर्ड के फैसले, ये सब नैब के दायरे इख्तियार से बाहर चले जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी केसेस नहीं बन पाएंगे और सिर्फ एक तरह के केसेस हैं कि एसेट बियॉन्ड मीन, कि आपके पास आमदन से ज़्यादा ज़राए कैसे आ गए, इसके ऊपर नैब काम कर सकेगा। लेकिन गुंजाइश ही ख़त्म हो जाती है जब आप ब्यूरोक्रेट्स को निकाल देते हैं, फैसलों को आप निकाल देते हैं, आप पूछ नहीं सकते। अब इसका फ़ायदा फौरी तौर पे किसको होने वाला है? इसका फ़ायदा होगा जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब को LNG केस में, फिर एहसन इकबाल को नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में, और महताब अब्बासी साहब को PIA वाले केस में। फिर इसके अंदर जो है वो एक फ़ायदा होगा कराची से जो PMLN के इलेक्शन लड़े थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उनको भी फ़ायदा होगा। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होगा। इस हुकूमत के शौकत तरीन साहब को इसका फ़ायदा होगा। आने वाले वक्त में उस्मान बुज़दार को इसका फ़ायदा होगा। तो ये वो लोग हैं जो बेनिफिशरीज़ हैं इस नैब ऑर्डिनेंस के। यानी इमरान खान साहब ने जो एहतसाब का वाहिद दरवाज़ा था वो भी अपने रुफका के साथ मिलकर बंद कर दिया है, और अब एहतसाब नहीं हो सकता उन लोगों का जिनका एहतसाब चल रहा था। और अपोजिशन कह रही थी कि इस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो तब करेंगे ना जब वो इससे रिलीफ ना मांगे। इसी की बुनियाद पर वो रिलीफ मांग रहे हैं। आने वाले वक्त में बहुत सारे लैंड माफियाज, बहुत सारे ऐसे लोग जो लोगों का पैसा खा लिया, लोगों को प्लॉट नहीं दिए, बेशुमार इस तरह के यहां पे मौजूद हैं जिन्होंने अरबों खरबों खा लिया है, आज तक गरीबों को उनके प्लॉट तक नहीं मिले। वो लोग भी इसी ऑर्डिनेंस का सहारा लेकर अपने आप को निकालेंगे इस सारे मामले के अंदर से। ये भी आप देख लीजिएगा, और उनके वकला इस पे काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये है कहानी एंजेला पी एगलर की, जो मुलाकातें कर रही हैं अपोजिशन के साथ, और अमेरिका अपोजिशन की तरफ अब उम्मीद लगा के बैठ गया है, क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका को बुरी तरह मायूस किया है, जबकि उस्मान बुज़दार ने पब्लिक को भी कर दिया है। लेट्स सी, क्योंकि सियासी माहौल बड़ा अजीब सा होता जा रहा है। अगर इमरान खान साहब ने अब भी संभाल लिया और महंगाई को कंट्रोल किया और गवर्नेंस को बेहतर किया,
तो उनकी मकबूलियत हर सर्वे के मुताबिक इतनी ज़्यादा है कि वो सबसे अकेले भी लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगले 1.25 साल उनको बहुत मोहतात गुजारने पड़ेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।